बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डिफरेंशियल इक्वेशंस कोर्स कोड हमारा है मैथ्स 2122। हमारी ये आउटलाइन है कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हैं। सबसे पहले जो है ना हम ऑब्जेक्टिव्स में बता दूंगा इसके कि इस जो लेक्चर हमारा है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जो आउटलाइन के अंदर अगली चीज़ है वो है होमोजीनियस लीनियर ओडीईज विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और फिर सोल्यूशन विद टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सोल्यूशन विद टू सेम रियल रूट्स और सोल्यूशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये तो हैं क्या कहते हैं टॉपिक्स के नाम। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले ये कि जो हम ये टॉपिक कवर करेंगे ना, इसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं कि जो y और y के डेरिवेटिव्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट नंबर्स होंगे। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए हम जो है ना एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन होती है ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ये अलजेब्राइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब जब ये अलजेब्राइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो इसको जो हम जो ना हमारे अलजेब्रा के रूल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको यूज़ करते हुए जो है ना हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि जो हमारा प्रॉब्लम था डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वो कन्वर्ट हो जाएगा अलजेब्राइक प्रॉब्लम के अंदर। उसके हम जो है ना रूट्स निकालेंगे पहले, और उन रूट्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं वो दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स भी हो सकते हैं, दो सेम रियल रूट्स भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। तो इन तीनों केसेस के अंदर हम अपनी ओडीई को किस तरह सॉल्व करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाना सीखना, कि जो हमारी ओडीई होती है जिसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हों, तो उसकी ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैसे बनती है, एक चीज़। दूसरी कि ऑक्सिलियरी इक्वेशन से जो हमारे पास रूट्स आते हैं उन रूट्स को यूज़ करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी होमोजेनियस लीनियर ओडीईज विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ये किस तरह की होती हैं। ये देखो, ये हमारे पास जो ओडीई गिवन है ना, इसके अंदर हम जो क्लासिफिकेशन थी ओडीईज की वो तो हम पिछले लेक्चर के अंदर यानी कि सेक्शन 2.1 के अंदर डिटेल से पढ़ के आ चुके थे। अब ये जो ओडीई है, एक तो ये कि ये होमोजीनियस है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद ये जो y और y के जो डेरिवेटिव्स हैं इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, और इसमें कोई भी फंक्शन ऑफ y नहीं है। तो एक लीनियरिटी की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है लीनियरिटी की, वो ये होती है कि y और y के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 1। तो देखो y की पावर 1 है, y प्राइम की पावर 1 है, y डबल प्राइम की पावर भी 1 है। तो ये लीनियरिटी की दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ओडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये तो ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, और ये 1 है इसके साथ, ये भी कांस्टेंट नंबर है। तो ये हमारे क्या हो गई, होमोजीनियस लीनियर ओडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली होमोजीनियस लीनियर ओडीई होती है, इसके लिए हम एक बनाते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन। वो ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैसे बनती है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा किस तरह का, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं पहले। अच्छा, ये कोशिश करना कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कोई साइन फंक्शन होगा, कोसाइन फंक्शन होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन आएगा ना कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। हम ये पता लगाना चाह रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे अभी, ये चीज़ याद रखनी है। हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे, हम जनरली पता लगाना चाह रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किस तरह का फंक्शन होगा, ये पता लगाना चाह रहे हैं। ये पता लगाने के लिए ये देखो कि जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 1 जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि y प्राइम प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे कौन सी ओडीई है, ये हमारी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन
कौन सी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ओडीई है ये हमारी। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद हमें पता चला था कि वाकई ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ओडीई है। ठीक है, यानी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको हमने सॉल्व नहीं किया था, सॉल्व किए बगैर हमने इसको कहा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ओडीई है। जब सॉल्व किया तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ओडीई ही बनी। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, इस तरह की जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाली हैं, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली जो हमारी होगी इक्वेशन, वो हमारी किसकी इक्वेशन होती है, वो भी हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ओडीई होती है। ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ओडीई हो, लेकिन उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हो, कांस्टेंट नंबर्स। तो ये किस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये हमारे एक्सपोनेंशियल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये चीज अब ध्यान नशीन कर लो कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सॉल्व नहीं किया है अभी हमने, लेकिन ये वाला जो था हमारा पहला चैप्टर, इसके अंदर देख लो कि ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ये पहले चैप्टर वाली चीज है, दूसरे चैप्टर की नहीं है अभी। ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर। अब देखो ये होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इसका सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो हम ये कहते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। ठीक हो गया, ये चीज समझ आई है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही। ओके, तो ये जो हमारे है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब जब हम ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आना है, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जब हम कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि y जो है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, e टू द पावर लैम्डा x। ये एक जनरल इक्वेशन हमने कह दी कि ये वाला जो है इस तरह का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू डिफर करेगी कि लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकती है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमने जनरली बता दिया कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ओडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, उसका सॉल्यूशन इस तरह का होता है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है, हमने क्या कह दिया कि ये सॉल्यूशन है। जब ये सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और इसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जब हम अपनी ओडीई में पुट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या आनी चाहिए, जीरो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव y प्राइम, e टू द पावर लैम्डा x का डेरिवेटिव e टू द पावर लैम्डा x, और लैम्डा x का डेरिवेटिव लैम्डा, ये क्या गया हमारा y प्राइम। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, y प्राइम का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, y डबल प्राइम, और ये जो हमारा है लैम्डा e टू द पावर लैम्डा x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा x का डेरिवेटिव e टू द पावर लैम्डा x, और लैम्डा x का डेरिवेटिव लैम्डा, वो लैम्डा इस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा स्क्वायर्ड बन गया। अब हमारे पास देखो तीन चीजें आ गई, y भी आ गई, y प्राइम भी आ गया और y डबल प्राइम भी आ गया। ये y प्राइम और y डबल प्राइम, इन तीनों की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं अपनी ओडीई के अंदर, इस ओडीई में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। y डबल प्राइम की जगह क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर्ड e टू द पावर लैम्डा x, ये देखो ये आ गया। उसके बाद a ये आ गया, y प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा e टू द पावर लैम्डा x, ये देखो लैम्डा e टू द पावर लैम्डा x आ गया। b ये आ गया, y की जगह क्या आ जाएगा,
e टू द पावर लैम्डा एक्स, तो ये देखो e टू द पावर लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। किस तरह की हमने कि हमने ये कहा कि ये जो हमारी होमोजीनियस लीनियर ओडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये हमने बता दिया ऑलरेडी। जब ये सॉल्यूशन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। यहां तक समझ आई है? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर से e टू द पावर लैम्डा एक्स ही हम कॉमन ले लेते हैं। जब e टू द पावर लैम्डा एक्स तीनों टर्म्स के अंदर है, इसको जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास e टू द पावर लैम्डा एक्स आ गया, और जो अंदर हमारे पास बचेगा वो बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस ए लैम्डा प्लस बी। तो ये देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस ए लैम्डा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये देखो e टू द पावर लैम्डा एक्स के बारे में हमने क्या कहा था कि ये हमारा सॉल्यूशन है। ये देखो ये क्या है, सॉल्यूशन। तो ये 0 नहीं है, ये हमारा चूंकि सॉल्यूशन है, हमारा सॉल्यूशन 0 नहीं है। तो ये देखो e टू द पावर लैम्डा एक्स 0 नहीं है। अब ये देखो कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसके अंदर क्या है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और क्या हो रहा है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 0। और हमने ये भी बता दिया कि ये हमारा सॉल्यूशन है और ये 0 नहीं है। तो ये प्रोडक्ट फिर 0 किस वजह से हो रहा है, इस टर्म की वजह से कि ये 0 है। तो ये देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस ए लैम्डा प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है लैम्डा के अंदर, इसको हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलियरी इक्वेशन। अब द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक है किसके अंदर, लैम्डा के अंदर। अगर हम इसको कंपेयर करें, यानी ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ऑक्सिलियरी इक्वेशन, इसको अगर हम कंपेयर करें हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हम मैट्रिक के अंदर पढ़ के आते हैं, एफएससी में भी पढ़ते हैं, ये जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो हमारे है इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि a किसके इक्वल है 1 के। तो ये देखो a किसके इक्वल हो गया 1 के। ये जो b है ये किसके इक्वल है a के। तो ये देखो b इज इक्वल टू a। और जो c है ये किसके इक्वल है b के। तो ये देखो c इज इक्वल टू b। तो ये हमारी ऑक्सिलियरी इक्वेशन के अंदर a b और c की वैल्यूज हमने देख ली। यहां तक क्लियर है? Sir, your e raised to power lambda is equal to e raised to power lambda x is equal to 0 is not equal to 0। तो सर ये भी तो हम तो ये कहते थे कि यार ये 0 है, यानी e raised to power lambda x या फिर ब्रैकेट के अंदर वाली 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है। तो हमने पहले कैसे कह दिया कि ये lambda x वाली 0 नहीं है? हाँ, क्योंकि ये हमने कहा था कि ये तो हमारा सोल्यूशन है ओडीई का, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है असल के अंदर कि जो फंक्शन है x का। क्योंकि देखो जब इस ODE को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारा फंक्शन है जो कि नॉन जीरो है। अगर ये 0 हो गया तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बना ODE का हमारे पास। आई समझ? अगर हम कहते हैं कि 0 है, सर ये 0 के इक्वल ही है ना, ये जो ये पूरा जो ये हमारी ODE है ये सोल्यूशन तो नहीं है यार, ये ODE है, ये सोल्यूशन है। ODE जो है ना वो तो 0 के इक्वल है, लेकिन जब इस ODE को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे वो 0 नहीं होगी, वो तो कोई फंक्शन ऑफ x होगा। जी सर ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, ये 0 नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि ये 0 है। फिर उसके बाद ये हमने क्या कहते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन बना ली। इस ऑक्सिलियरी इक्वेशन को कंपेयर किया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और a b और c की वैल्यू हमने ये लिख दी। ये अब क्लियर है यहां तक? यस सर। ये सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, मैं यही अज्यूम करूंगा कि बाकी सबको समझ आ गई है, क्योंकि अगर किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं यही समझूंगा कि सबको समझ आ रही है, इसलिए कोई भी नहीं पूछ रहा। ओके, अब ये जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a x²
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर प्लस ए लैम्डा प्लस बी इज इक्वल टू 0, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू बी। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू बी। अब जब हम बात करते हैं हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसके अंदर x किस तरह फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम नंबर्स प्लग कर देते हैं। x देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो हमारे पास जो x है वो क्या है, असल में लैम्डा। तो ये देखो, x की जगह क्या आ गया, लैम्डा। b किसके इक्वल है, a के, तो b की जगह क्या आ जाएगा, a। उसके बाद ये b किसके इक्वल है, देखो a के, तो b की जगह क्या आ गया, a। -4 ये आ गया -4, a क्या है 1, तो ये देखो 1 आ गया। c ये क्या है, b, तो ये देखो b आ गया। डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 1, तो 2a। सिंप्लीफाई करो, माइनस a प्लस माइनस एज इट इज आ गया, a स्क्वायर ये भी एज इट इज आ गया, -4 इंटू 1 इंटू बी -4b, तो ये -4b आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया। अब लैम्डा किसके इक्वल हो गया, -a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो, ये दो हमारे पास रूट्स आ गए हैं, एक प्लस के साथ ये वाला और एक माइनस के साथ ये वाला। तो जो प्लस वाला है उसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा 1 का, और जो नेगेटिव वाला है माइनस वाला उसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा 2 का। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के। यहाँ तक समझ आया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले, ये तो सिंपल है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हमने अज्यूम क्या किया था कि y इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा x क्या है, सॉल्यूशन है हमारी ODE का, एंड वी हैड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। हमने इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी असल में, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कौन सी आई है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब हमारे पास चूंकि लैम्डा की दो वैल्यूज हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये भी हमारे पास दो सॉल्यूशन बनेंगे, एक लैम्डा 1 के साथ और एक लैम्डा 2 के साथ। तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा 1x एक सोल्यूशन आ गया, और y2 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा 2x ये दूसरा सोल्यूशन आ गया हमारे पास। लैम्डा 1 क्या है, ये आप अगर चाहो तो ये पूरे का पूरा यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाह रहे, तो हमने ये कहा है कि ये क्या है असल में लैम्डा 1, तो लैम्डा 1x ये एक हमारे पास सोल्यूशन हो गया, और लैम्डा 2 के साथ हमारा दूसरा सोल्यूशन हो गया। तब उसके बाद ये देखो कि ये a कोई नंबर होगा ना, ये a क्या होगा, कोई नंबर। मिसाल के तौर पर हम a कह देते हैं कि a की वैल्यू 1 है, तो ये -1 होगा और ये भी -1 होगा। ये भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई नंबर निकलेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0.5 है, ठीक है। तो -1 प्लस 0.5 क्या बन जाएगा, -0.5। अब ये याद रखो कि ये क्या है, -0.5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर ये 1 था -1, और यहाँ पर ये क्या है 0.5, तो -1 - 0.5 क्या बन जाएगा, -1.5। ये -0.5 ये -1.5, तो देखो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम नंबर्स नहीं है, ये क्या है, दो डिफरेंट नंबर्स। तो लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, तो ये हमने यहाँ पे कहा है कि चूंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल नहीं है, क्यों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दो डिफरेंट नंबर है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स लैम्डा 1 e टू द पावर लैम्डा 1x एंड e टू द पावर लैम्डा 2x आर टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शंस हैं x के, ठीक हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों को यूज करते हुए अगर हम अपना ODE का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिपेंडेंट फंक्शंस हो हमारे पास, क्योंकि हमें क्या चाहिए होते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शंस चाहिए होते हैं हमें जब हम जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इंडिपेंडेंसी किस तरह चेक करते हैं, ऑलरेडी हम पिछले जो ना ये पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि लैम्डा, ये जो हमारे पास y1 को y2 से डिवाइड कर दो
या y2 को y1 से डिवाइड कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी है। डिवाइड करेंगे तो ये देखो e टू द पावर लैम्डा 1x ओवर e टू द पावर लैम्डा 2x, ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x। इसका आंसर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x। ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो क्या मतलब हुआ कि y1 ओवर y2 इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। जब हमारे फंक्शंस इंडिपेंडेंट हों तो हम जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखते हैं, c1 y1 प्लस c2 y2, ये हमारा ODE का जनरल सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे c1 एज इट इज आ गया, y1 क्या है, e टू द पावर लैम्डा 1x प्लस c2 एज इट इज आ गया, और y2 हमारा क्या है, e टू द पावर लैम्डा 2x। ये देखो ये हमारा क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है, जनरल सॉल्यूशन डिराइव करने तक। यस सर। ओके, अब ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये देखो कि हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये असल में है क्या, ये हमारे पास रूट्स हैं हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के। अब इन रूट्स की देखो, ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना लैम्डा वाली, तो इन रूट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी देखा। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि ये दोनों सेम आ जाएं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल हो, यानी ये भी 4 है और ये भी 4 है। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, आयोटा वाला, दोनों के दोनों। तो हम किस तरह हम इसका सोल्यूशन जो है ना फाइंड कर सकते हैं ODE का, तो जनरल सोल्यूशन किस तरह मॉडिफाई होगा अगर रूट्स डिफरेंट हो, एक जैसे हो, या वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, किस तरह हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा केस देख रहे हैं, सॉल्यूशन विद टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब कि दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट नंबर्स होंगे। रियल का क्या मतलब कि रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे, आयोटा वाले नहीं होंगे। दो रूट्स होंगे, मुख्तलिफ होंगे और रियल नंबर्स होंगे। ये कब होता है, जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि हमारे ये जो हमारा था ना, ये इसके अंदर ये जो हमारी स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, क्या मतलब कि a स्क्वायर माइनस 4b क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। ये देखो a स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू k1 वेयर k1 इज पॉजिटिव। तो a स्क्वायर प्लस 4b एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 4b इसका स्क्वायर रूट क्या है, एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, एक पॉजिटिव नंबर। तो क्या होगा कि हम a स्क्वायर माइनस 4b का जो स्क्वायर रूट है, इसकी जगह अगर हम k लिखें जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो देखो ये इसमें इस इक्वेशन के अंदर a स्क्वायर माइनस 4b का जो स्क्वायर रूट है, इसके जगह क्या लिखेंगे, k। तो ये देखो एक k लिख दिया हमने विद पॉजिटिव एंड विद नेगेटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज आ गया हमारे पास, और ये जो हमारे पास था इसका कोई ना कोई आंसर आएगा ना। और हमने क्या कहा है कि पॉजिटिव नंबर है, तो ये देखो ये पॉजिटिव नंबर लिख दिया उसकी जगह। तो अब इस वजह से क्या होगा, हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, माइनस ए प्लस के साथ और माइनस ए माइनस के साथ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। के एक पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस ए प्लस के और माइनस ए माइनस के ये दो डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो दो डिफरेंट नंबर्स होने की वजह से दो डिफरेंट हमारे रूट आ गए। तो इस वजह से हमारे पास ये दो डिफरेंट लैम्डा की वैल्यूज होने की वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो भी दो डिफरेंट सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, इसके अंदर सबसे पहले जब भी ये देखो ये याद रखना है कि जब भी हमारी ODE के दो सॉल्यूशन आए तो सबसे पहले ये लाजमन चेक किया जाता है कि क्या ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं या डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ये जरूर चेक करना होता है। ठीक है, तो हम इनको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास हमारा y1 डिवाइडेड बाई y2 है, इसको यहाँ पे बकायदा मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि y1 डिवाइडेड बाई y2,
ये जो e टू द पावर लैम्डा 2x है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा 2x बन जाएगा। इसमें से लैम्डा 1x माइनस लैम्डा 2x में से x को कॉमन निकालो, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। लैम्डा 1 क्या है, एक नंबर है, लैम्डा 2 क्या है, एक नंबर है। दो नंबर्स को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन एक नंबर आ जाएगा, मिसाल के तौर पर 7 आ गया या -3 आ गया, तो e टू द पावर 7x बन जाएगा, या तो e टू द पावर -3x बन जाएगा। क्या आया, फंक्शन ऑफ x। ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x। ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो y1 ओवर y2 इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब है कि y1 एंड y2 फॉर्म बेसिस। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर्म बेसिस, कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हो हमारे पास, तो हम किस तरह लिखते हैं सोल्यूशन को, y इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि c1 y1 प्लस c2 y2। c1 ये आ गया, y1 ये आ गया, प्लस c2 ये आ गया, और y2 की जगह y2 की वैल्यू। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है किस केस के अंदर, कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स में। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये बताओ कि ये समझ आ गया कि दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हो अगर, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन इस तरह लिखा जाता है। ये क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, अब ये देखो कि हमारे पास हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमारे पास देखो कि y डबल प्राइम प्लस ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी ODE थी जहां से हमने स्टार्ट लिया था। ठीक है, जब हमने इस ODE से स्टार्ट किया था ना, तो इस ODE की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी थी, ये वाली, ये बनी थी। ये देखो, मैं वापस पिछली स्लाइड में जाकर दोबारा दिखा देता हूं कि ये जो ODE थी ना, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनी थी। ये देखो, मैं पीछे से आपको स्टार्ट से जाके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ODE थी, और इस ODE को जो हम लेकर चले, तो इस ODE की जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी वो ये वाली थी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है कि जो ODE थी और ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, इस ODE की ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, इनको मैंने लिख दिया एक ही पेज के ऊपर, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। अब ये देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, प्लस ए ये आ गया, बी ये आ गया। अब y डबल प्राइम लैम्डा स्क्वायर्ड, y प्राइम लैम्डा रेज टू द पावर 1, y लैम्डा रेज टू द पावर 0। ये देखो, 2 1 0, यानी कि नो डेरिवेटिव, 0 डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, 0 पावर 1 पावर 2 पावर, यानी लैम्डा की पावर 0 क्या होगा, 1। तो हम जब भी अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, y डबल प्राइम की जगह आपने लैम्डा स्क्वायर्ड लिखना है, y प्राइम की जगह आपने लैम्डा लिखना है, और y की जगह 1 लिखना है, यानी कि लैम्डा टू द पावर 0। तो यही मैंने यहाँ पे बताया है कि y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर लिखना है, y प्राइम की जगह लैम्डा लिखना है, और y की जगह 1 लिखना है। ये क्लियर हो गया कि जो भी हमारी ODE होगी उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ सिंपल ये काम करना है कि y डबल प्राइम को रिप्लेस कर दो y स्क्वायर से, y प्राइम को लैम्डा से, और y को 1 से। ये क्लियर है? ओके, अब ये देखो, दो एग्जांपल्स हैं, y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, ODE, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ODE। इसको हम सॉल्व करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। किस तरह बनेगी, y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर पुट करना है, और y की जगह 1। ये देखो जरा, y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर और y की जगह 1। ये देखो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये हमारी ODE थी, y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर, y की जगह 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, +1।
दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक लैम्डा 1 पॉजिटिव 1 और लैम्डा 2 माइनस 1। जब हमारे पास दो लैम्डा की वैल्यूज आई हैं जो कि रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा पहला सोल्यूशन जो y1 है दैट इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा 1x, और लैम्डा 1 क्या है 1, तो 1 इंटू x, तो e टू द पावर x, ये क्या बन गया y1। दूसरा सोल्यूशन y2, ये क्या होगा e टू द पावर लैम्डा 2x, लैम्डा 2 क्या है -1, तो -1 इंटू x क्या बन जाएगा e टू द पावर -x, ये हमारे पास क्या बन गया y2। अब जरा होल्ड करना है 1 मिनट। सलामकुम। हाँ अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं क्या मंगवाता हूँ। चलो ठीक है, सही है, ठीक है। मैं भी भेजता हूँ, मैं भेज रहा हूँ। चलो अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए y1 और y2। मैंने अभी क्या कहा था कि जब हमारे पास दो सॉल्यूशन आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। किस तरह चेक किया जाता है, y1 डिवाइडेड बाई y2 या y2 डिवाइडेड बाई y1। तो मैंने यहाँ पे y1 डिवाइडेड बाई y2 किया है, दैट इज इक्वल टू y1 क्या है e टू द पावर x, ये आ गया, डिवाइडेड बाई y2 क्या है e टू द पावर -x, ये आ गया। अब e टू द पावर -x ऊपर जाके क्या बन जाएगा e टू द पावर प्लस x, तो e टू द पावर प्लस x इंटू e टू द पावर प्लस x क्या बन जाएगा e टू द पावर 2x, जो कि कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। तो जब लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हों हमारे, तो हम जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। तो ये देखो कि y इज इक्वल टू c1 y1 की वैल्यू आ गई प्लस c2 y2 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि जनरल सॉल्यूशन किस तरह बना? हाँ जी, यस सर। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना था। अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यूज दी हुई होती तो हम c1 और c2 की वैल्यूज निकाल के वो पुट कर देते। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना था। शोर को भेजना। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 2 की स्टेटमेंट देख लो, ये थी कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और y एट x इज इक्वल टू 0 इज 4 एंड y प्राइम एट x इज इक्वल टू 0 इज -5। ये हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर ये हमारी ODE है, ये वाली, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी ODE आ गई। अब ये इनिशियल कंडीशंस आ गई, एक विदाउट डेरिवेटिव और एक विद डेरिवेटिव। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, y डबल प्राइम की जगह लैम्डा स्क्वायर, y प्राइम की जगह लैम्डा और y की जगह 1, तो 1 इंटू -2 ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसके अंदर इस लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा। तो देखो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा दोबारा क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्या बनता है, लैम्डा, दोबारा ये बन जाएगा। तो मैंने फैक्टराइजेशन की है, लैम्डा को किस तरह लिख दिया, प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं इसके अंदर से लैम्डा कॉमन ले लो, और ये जो बाकी की दो टर्म्स हैं इसमें से -1 कॉमन ले लो। तो देखो, जब पहली दो टर्म्स के अंदर से लैम्डा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 2। तो देखो लैम्डा प्लस 2 बन गया। उसके बाद इन दो टर्म्स में से जब -1 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा अंदर, लैम्डा प्लस 2। तो -1 कॉमन आ गया, लैम्डा प्लस 2। अब एक ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। इन दोनों टर्म्स में से लैम्डा प्लस 2 कॉमन ले लो
तो अंदर क्या बनेगा, लैम्डा -1 ये आ गया इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर हम इसको 0 एज्यूम करते हैं तो लैम्डा -2 आ जाता है, और अगर ये लेते हैं तो लैम्डा 1 आ जाता है। तो देखो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। तो पहला सोल्यूशन y1 क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा x इज इक्वल टू e टू द पावर -2x, और y2 क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा 2x, और लैम्डा 2 चूंकि 1 है तो e टू द पावर x। ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे, y1 डिवाइडेड बाय y2, y1 की जगह y1 की वैल्यू, y2 की जगह y2 की वैल्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर -3x बन जाता है, जो कि कांस्टेंट नंबर नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ x है। इसका क्या मतलब है कि y1 और y2 जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम जनरल सॉल्यूशन को लिख सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस। तो y क्या बन जाएगा, c1 y1 प्लस c2 y2, c1 और c2 एज इट इज आ गए हमारे पास। y1 e टू द पावर -2x है और y2 e टू द पावर x है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये जो इक्वेशन डी है ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। पहले ये बताओ कि जनरल सॉल्यूशन तक समझ आई है। हाँ जी, ओके। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आई है जनरल सॉल्यूशन हमारा आया है, इसके अंदर हमने फाइंड करनी है C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। ये दो वैल्यूज फाइंड कैसे होंगी, हमारी इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए। अब ये देखो हमारी इनिशियल कंडीशन दो दी गई है, एक विद आउट डेरिवेटिव और एक विद डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देखो ये जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया है ये तो विद आउट डेरिवेटिव है। ये देखो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ये इसमें एक इनिशियल कंडीशन तो यूज हो जाएगी, लेकिन अगर दूसरी इनिशियल कंडीशन यूज करनी है तो वो उसके लिए क्या चाहिए होगा, डेरिवेटिव। तो हमारे पास इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, y का डेरिवेटिव y प्राइम और e टू द पावर -2x का डेरिवेटिव e टू द पावर -2x और -2x का डेरिवेटिव -2, तो -2 c1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -2 c1 e टू द पावर -2x। उसके बाद e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और c2 एज इट इज आ गया हमारे पास। अब ये देखो हमारे पास एक विद आउट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है और एक विद डेरिवेटिव इक्वेशन है। अब एक इनिशियल कंडीशन इसमें यूज होगी और दूसरी इनिशियल कंडीशन इसमें यूज होगी, तो हमारे पास c1 और c2 की वैल्यूज आ जाएंगी। अभी 1 मिनट के लिए जरा ब्रेक। यार आर्मी पब्लिक स्कूल जाना है, ठीक है। हाशिर की जो है वो आई हुई हैं असेसमेंट शीट्स, ठीक है ना, वो सिर्फ वहाँ से लेकर घर दे देना। ठीक है, अभी चला जाए, अभी चले जाओ क्योंकि वो फिर 12 बजे जो है बंद हो जाएगा स्कूल। ठीक है, कोई मोहम्मद हाशिर, ये है क्लास 1D, ठीक है। और चाहिए क्या, असेसमेंट शीट, असेसमेंट शीट्स। ग्रेड पे पूछा तो ज़्यादा सा मेरे से करवाता ना अभिषेक यार। हाँ, मैं फिर अगर कुछ मसला हो तो मैं सगीर साहब को कहता हूँ कि इस तरह तो मसला है। ठीक, वैसे आजकल रोक नहीं रहे, अगर हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक, चलो, तो यही हाँ ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, ये हमारे पास देखो कि y1 इज इक्वल टू c1 e टू द पावर -2x और c2 e टू द पावर x। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरल सॉल्यूशन बन गया। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो है y एट 0 इज इक्वल टू 4, ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी विदाउट डेरिवेटिव वाली, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब देखो कि x 0 है और y क्या है 4, तो देखो y क्या हो जाएगा 4, ये आ गया। x क्या है 0, तो e टू द पावर 0 इंटू -2 0, e टू द पावर 0 क्या बन जाएगा 1, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली 1 इंटू c1 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद
e टू द पावर 0 1 1 इंटू C2 C2, तो ये C2 आ गया। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 4, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये जो डेरिवेटिव वाली है हमारी इक्वेशन, इसके अंदर जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी डेरिवेटिव वाली, वो यूज कर लेंगे। x 0 है और y प्राइम क्या है -5, तो देखो y प्राइम की जगह -5 आ जाएगा, देखो -5 आ गया। उसके बाद -2 C1 e टू द पावर x क्या है 0, तो ये पूरा 1 बन जाएगा, e टू द पावर 0 1 इंटू -2 C1 क्या बन जाएगा -2 C1, तो ये देखो -2 C1 आ गया। उसके बाद ये C2 e टू द पावर 0 1 इंटू C2, तो ये देखो C2 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई C1 और C2 के अंदर, एक ये 4 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और दूसरी -5 इज इक्वल टू -2 C1 प्लस C2। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C1 3 आ जाएगा और C2 1 आ जाएगा। तो C1 और C2 की वैल्यूज, ये जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था यहाँ पे पुट कर देंगे, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, तो हमारे पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 e टू द पावर -2x प्लस e टू द पावर x। ये हमारा जनाब आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ आ गया? यस सर। ओके, अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन कर्व ड्रॉ करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, आप एक्सेल शीट के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपने देखो सिंगल फंक्शन का तो प्लॉट करना सीख लिया था, सिंगल फंक्शन का मैंने सिखा दिया था आप लोगों को एक्सेल के ऊपर। तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेल को यूज करते हुए। मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैंने ये पाइथन कोड लिखा और ये हमारा सॉल्यूशन कर्व ड्रॉ हो गया। अब इस सॉल्यूशन कर्व के अंदर देखो ज़रा कि मैंने ये जो सॉल्यूशन निकाला है ना, ये वाला, इसको मैं लिंक करूंगा इस सॉल्यूशन कर्व के साथ। अब सॉल्यूशन कर्व को देखो कि क्या हो रहा है कि पहले डिक्रीज आया और उसके बाद इंक्रीज होता जा रहा है, फिर दोबारा डिक्रीज नहीं आ रहा, पहले डिक्रीज आया उसके बाद इंक्रीज। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन आया था ना ये वाला, इसके अंदर ये देखो कि हमारा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी है, दोनों के दोनों हैं बैक वक्त। या तो ये होता ना कि एक्सपोनेंशियल डिके होता, अगर खाली एक्सपोनेंशियल डिके होता तो ये डिके होता जाता डिके ही होता रहता, और अगर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता, ये भी इंक्रीज होता, ये भी इंक्रीज होता, तो हमारा सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होता और इंक्रीज ही होता जाता, डिक्रीज कहीं पे भी ना आता। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल डिके भी है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो एक हद तक डिक्रीज होता रहेगा, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू कर देगा। इसको हम चेक किस तरह कर सकते हैं? इसको चेक करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो e टू द पावर x है ना, उसको अलग से कैलकुलेट करो और 3 इंटू ई टू द पावर -2x इसको अलग से कैलकुलेट करो। क्या मतलब कि ये इसको अलग से कैलकुलेट करो, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट करके y की वैल्यू निकालो और इसकी अलग निकालो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके निकालो। ये देखो तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये इन दोनों का समेशन है। 3 + 1 क्या बन गया 4, 2.46 + 1.11 क्या बन गया 3.56। अब ये देखो कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ये देखो ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, ये कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। और जो डिक्रीज वाला है वो सिर्फ डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि इसके अंदर इंक्रीज तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर डिक्रीज स्लो होता जा रहा है, इसमें डिक्रीज स्लो होता जा रहा है लेकिन इंक्रीज तेजी से होता जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है 1, थोड़ी सी टर्म्स के बाद 2 आ गया, फिर थोड़ी सी 4 टर्म्स के बाद 3 आ गया, 3 टर्म्स के बाद 4 आ गया, फिर 3 टर्म्स के बाद 5 आ गया, फिर 4 on 6 आ गया, फिर 4 on 7 आ गया, फिर 4 on 8 आ गया, 9 आ गया, डायरेक्ट 11 आ गया। जंप देखो 1 से लेकर 12 तक कितनी जल्दी लगे हैं। अब यहाँ पर देखो 3 से 2
1, फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी क्या हुआ कि डिक्रीज स्लो है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक हद तक तो डिक्रीज होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत तेजी से इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल क्या है, होना शुरू हो जाएगा इंक्रीज। तो ये देखो कि एक हद तक तो डिक्रीज आएगा, उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, यस सर क्लियर है। ओके। उसके बाद आ जाता है सोल्यूशन विथ टू सेम रियल रूट्स। सोल्यूशन विथ टू सेम रियल रूट्स। अब हम कौन सा केस ले रहे हैं कि पहले तो हमने लिया था ना कि ए स्क्वायर माइनस 4b इज पॉजिटिव नंबर। अब हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर नहीं है, ना ही नेगेटिव है, बल्कि ये डायरेक्ट जीरो है। तो ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो ये 0 आ गया। 0 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 0। और माइनस ए प्लस 0 भी ए माइनस ए होगा, और माइनस ए माइनस 0 भी माइनस ए होगा। तो वो माइनस ए बाई 2 आ गया। लैम्डा की अब क्या हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आ रही है, माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ ये एक सिंगल वैल्यू, बस दो वैल्यूज नहीं आएंगी अब लैम्डा की। अब लैम्डा की क्या है, सिंगल वैल्यू। तो सॉल्यूशन भी एक ही होगा, सिर्फ y1 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा x। लैम्डा क्या है, माइनस ए बाई 2। तो लैम्डा की जगह माइनस ए बाई 2 आ गया, e टू द पावर माइनस ए बाई 2x। ये बन गया हमारे पास। माइनस ए बाई 2x को माइनस ए एक्स बाई 2 भी लिखा जा सकता है। ये आ गया हमारे पास। क्या हुआ कि y1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2। ये सिर्फ एक सॉल्यूशन आया है हमारे पास। अब दूसरा सॉल्यूशन कहां से आएगा? दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन नोन हो तो दूसरा सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो वही हमने यहाँ पे करना है कि एक रूट तो हमें नोन है, दूसरा सॉल्यूशन, रूट कह रहा हूँ, सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो नोन है y1, जो दूसरा सॉल्यूशन है y2, वो कैसे आएगा, बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन y2 किस तरह आएगा, u इंटू y1। पहले भी हमने यहीं से स्टार्ट लिया था, जब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा y2 होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू u इंटू y1। और u कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये याद रखना है, u कांस्टेंट नंबर नहीं है। क्यों? अगर इसको कांस्टेंट नंबर ले लिया तो ये क्या हो जाएंगे, दो y1 और y2 डिपेंडेंट फंक्शंस बन जाएंगे, अदरवाइज ये क्यों, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो y2 इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। ये फिर हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसलिए u क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। तो y2 को हम लिख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y1। तो ये हमारा क्या बनेगा जनाब, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। अब इस दूसरे सॉल्यूशन को हमने चूंकि ये कह चुके हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये हम कह चुके हैं कि ये सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और ये जो टर्म है हमारी, ये हम पुट करेंगे अपनी ODE के अंदर, और वो किसके इक्वल होगी, 0 के। क्यों? क्योंकि ये हमने कह दिया कि ये हमारा सेकंड ये जो ना सॉल्यूशन है ODE का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का। ये देखो, ये हमारी इक्वेशन ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, y2 का डेरिवेटिव y2 प्राइम आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे सेकंड का डेरिवेटिव। उसके बाद इस इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्राइम का डेरिवेटिव y2 डबल प्राइम। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस ये वाला इधर आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव y डबल प्राइम बन गया। अब u प्राइम y1 प्राइम प्लस u प्राइम y1 प्राइम क्या बन जाएगा, 2
यू प्राइम वाई वन प्राइम, 2u प्राइम वाई वन प्राइम, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा, सिर्फ ये दो टर्म्स ऐड हो गए, ये बन गई। उसके बाद चूंकि हमने ये कहा कि y2 हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, जब y2 सॉल्यूशन है तो y2 प्राइम और y2 डबल प्राइम इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे अपनी ODE के अंदर, और वो किसके इक्वल है, 0 के। तो y डबल प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, y2 डबल प्राइम, यानी कि u डबल प्राइम y1 प्लस 2u प्राइम y1 प्राइम प्लस u y1 डबल प्राइम, ये देखो ये आ गया, प्लस a ये वाला, ये देखो प्लस a ये आ गया, y प्राइम की जगह y प्राइम की वैल्यू यानी कि u प्राइम y1 प्लस u y1 प्राइम ये आ गया, प्लस b ये आ गया, y u y1 ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये तीनों टर्म्स एज इट इज आ गई, a पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे टर्म से भी मल्टीप्लाई हो गया, ये देखो ये भी आ गया और ये भी a आ गया, b इससे मल्टीप्लाई हो गया तो b u y1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि u डबल प्राइम, u प्राइम और u ये वाले टर्म्स हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर u डबल प्राइम वाली कितने टर्म है, सिर्फ एक ये वाली u डबल प्राइम y1, तो ये देखो ये u डबल प्राइम y1। उसके बाद u प्राइम वाली कितने टर्म्स हैं, एक और ये दो टर्म्स हैं सिर्फ हमारे पास, तो ये देखो ये दो टर्म्स आ गए। उसके बाद जो u वाली टर्म है, एक ये है u वाली टर्म, एक ये है u वाली टर्म और एक ये है, ये तीनों ये आ गई हमारे पास। अब ये जो पहली टर्म है एज इट इज आ गई, ये जो दो टर्म्स हैं इसके अंदर से u प्राइम कॉमन ले लो, इधर भी u प्राइम है इधर भी u प्राइम है, u प्राइम कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा 2y1 प्राइम एंड a y1, तो ये देखो ये आ गया। इन तीन टर्म्स के अंदर से u कॉमन ले लो, तो u कॉमन आ जाएगा तो ये y1 डबल प्राइम बचेगा, यहाँ पर a y1 प्राइम बचेगा और यहाँ पर b y1 बचेगा। अब ये देखो कि y1 हमारा क्या था, सॉल्यूशन, y1 क्या था, सॉल्यूशन, ये देखो ये y1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax/2, ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हम अपनी जो है ना ODE को लेकर चले थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जरिए हमारे पास लैम्डा की ये वैल्यू आई थी, तो y1 ये हमारा क्या बन गया था, सॉल्यूशन। तो y1 क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो जब हम सॉल्यूशन को ODE के अंदर पुट करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, 0। तो देखो ये ODE के अंदर सॉल्यूशन को हमने पुट किया है, तो ये हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो y1 डबल प्राइम प्लस a y1 प्राइम प्लस b y1, ये पूरी टर्म क्या है, 0। तो 0 इंटू u क्या बन जाएगा, 0। तो ये देखो u ये आ गया और इसकी जगह 0 आ गया, बाकी ये जो दो टर्म्स थी ये एज इट इज आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो टर्म्स जो है ये वाली ये एज इट इज आ गई और u इंटू 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यहां तक क्लियर है। यहां तक अगर कोई चीज पूछनी हो, आवाज नहीं आ रही भाई आपको, मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे। रोल नंबर 30 और 21 आप कुछ बोल रहे हो लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। यार बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हो। ओके, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, अब बाद में जो ना व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, ये हमारे पास दो टर्म्स किसके एक बार आ गए, 0 के। अब ये जो ये वाली इक्वेशन थी ये मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दी,
ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारी टर्म है ये 2y1 प्राइम प्लस ए y1, ये इसको देखो मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ। 2y1 प्राइम प्लस ए y1, 2y1 प्राइम प्लस ए y1 इज इक्वल टू ये 2 जो है एज इट इज आ गया हमारे पास, ये y1 प्राइम ये क्या है हमारे पास, ये देखो ये पीछे जब हमने अपना ये निकाला था y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2, ये हमारा क्या था, सोल्यूशन था। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 प्राइम ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2, और माइनस ए एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए बाई 2, वो ये मल्टीप्लाई हो गया। सिंप्लीफाई करें, माइनस ए बाई 2 ये आ गया, तो ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 ये आ गया। अब y1 प्राइम इसके इक्वल हुआ माइनस ए बाई 2 ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2, ये लिख दिया मैंने। तो हम क्या करते हैं कि y1 प्राइम की जगह माइनस ए बाई 2 ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 ये पुट कर देते हैं। तो ये देखो ये जो हमारे पास आया था y1 प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई 2 ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2, और ये प्लस ए y1 ये आ गया। अब ये जो हमारे पास 2 है डिनोमिनेटर में, और ये 2 जो है ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से क्या बचेगा माइनस ए, तो ये देखो माइनस ए आ गया, और ये जो है ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 ये आ गया। ए y1 एज इट इज हमने लिख दिया ए y1। अब ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 ये क्या है, y1। ये देखो जब हमने अपनी ODE को सॉल्व करना शुरू किया था तो e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 ये क्या है, y1। तो ये देखो e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2 ये क्या है, y1। तो ये माइनस ए y1 और प्लस ए y1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2y1 प्राइम प्लस ए y1 ये क्या है, 0 के इक्वल आ गया। तो 2y1 प्राइम प्लस ए y1 क्या है, 0। तो यहाँ पर 2y1 प्राइम प्लस ए y1 क्या है, 0, 0 इंटू यू प्राइम 0, तो क्या बच जाएगा, u डबल प्राइम y1, खाली ये बचेगा अब हमारे पास। तो ये देखो u डबल प्राइम y1 इज इक्वल टू 0, सिर्फ ये बचा है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है u डबल प्राइम y1 इज इक्वल टू 0, ये देखो एक टर्म है हमारे पास u डबल प्राइम और एक टर्म है y1, दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 0। इसका क्या मतलब है, या तो पहली टर्म 0 है या दूसरी टर्म है। ये दूसरी टर्म है y1 ये क्या है, e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2, ये तो 0 नहीं है क्योंकि x की बेशक कोई सी भी वैल्यू रख लो, -1 0 1 2 -3 जो मर्जी वैल्यू रखो, ये हमारे पास 0 नहीं होगा कभी भी। तो y1 क्या है, नॉन जीरो, y1 क्या है, नॉन जीरो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 0 किस वजह से हो रहा है कि हमारे पास u डबल प्राइम 0 है। तो u डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अब u डबल प्राइम को मैं कैसे लिखता हूँ, d2u ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं मजीद किस तरह लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ du बाई डी एक्स। ये ऑलरेडी जो है फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आप लोग जो है FSC के अंदर पढ़ते आए हो, इस टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। dx को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाओ, तो ये देखो दूसरे साइड पे आ गया, क्या बचा, d ऑफ du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स, ये बन गया हमारे पास। दोनों साइड पर इंटीग्रेट करो, जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पर तो ये देखो ये इंटीग्रल इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर, तो d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा du बाई डी एक्स। तो ये du बाई डी एक्स आ गया, और 0 का इंटीग्रल c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब dx को दोबारा दूसरी साइड पर ले जाओ, तो क्या बचेगा, du इज इक्वल टू c1 dx। तो du इज इक्वल टू c1 dx। अब दोनों साइड पर इंटीग्रेट करो, तो ये भी इंटीग्रल हो गया, ये भी इंटीग्रल होगा, और d इंटीग्रल से कैंसिल हो गया, हमारे पास u बच गया। और यहाँ पर c1 dx का इंटीग्रल, क्या c1 का इंटीग्रल क्या होगा, c1x प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास u हमने क्या कहा था शुरू में कि ये फंक्शन ऑफ x होगा, तो फंक्शन ऑफ x तो अगर हम सिर्फ खाली x हो तो वो भी फंक्शन ऑफ x ही है। तो हम क्या कहते हैं कि c2 को हम 0 ले लेते हैं और c1 को 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू x। देखो u इज इक्वल टू x। अगर हम u इज इक्वल टू x लेते हैं तो जो हमारी शुरू में हमने अपनी इक्वेशन ली थी, एक मिनट कहाँ गया, ये देखो ये हम जहां से स्टार्ट हुए थे, u की जगह अगर हम x रख दें तो क्या होगा कि y2 और y1 फिर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे, फिर हमारा दूसरा सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर u की जगह खाली x भी लिख दें तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखो सारा सॉल्व करने के बाद ये जो हमारे पास आया है, इसके अंदर u अगर खाली x भी हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि c2 हमारा 0 है और c1 क्या है 1, तो u क्या बन जाएगा x, तो u किसके इक्वल आ गया x के। तो y2 इज इक्वल टू u y1, जहां से हम स्टार्ट हुए थे उसके मुताबिक u की जगह क्या आ जाएगा x, तो ये क्या बन जाएगा y2 इज इक्वल टू x y1, यानी कि y2 इज इक्वल टू x y1। तो ये देखो कि y1 और y2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास y1 है और y2 क्या है x y1। तो ये देखो y2 x हमारा एज इट इज आ गया और y1 क्या है, ये a टू द पावर माइनस ax बाई 2, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास y2 आ गया बाई रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। नाउ वी हैव टू सॉल्यूशंस। एक हमारे पास y1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax बाई 2, ये कहाँ से आया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लैम्डा वाली हमने सॉल्व की थी और हमने देखा था कि लैम्डा की सिंगल वैल्यू आ जाती है, वो वाला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, उसके लिए हमने क्या किया था कि y2 इज इक्वल टू u y1 लिया था और फिर उसके बाद हमने u को देखा कि जो किसके इक्वल है x के, तो x इंटू y1 और y1 की वैल्यू ये आई थी, तो ये हमारे पास क्या है सेकंड सॉल्यूशन। तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड सॉल्यूशन। अब प्रूफ के तौर पे कि y1 डिवाइडेड बाय y2 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/x। ये घर पे करके देखना है, y1 डिवाइडेड बाय y2 तो क्या बनेगा e टू द पावर माइनस ax बाई 2 डिवाइडेड बाई x इंटू e टू द पावर माइनस ax बाई 2। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/x बच जाएगा y1/y2। तो क्या मतलब हुआ कि y1/y2 इज नॉट कांस्टेंट, बल्कि क्या होगा 1/x जो कि फंक्शन ऑफ x होता है। सो y1 एंड y2 फॉर्म बेसिस। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो y इज इक्वल टू cy1 प्लस c2y2। y1 क्या है e टू द पावर माइनस ax बाई 2, y2 क्या है x इंटू e टू द पावर माइनस ax बाई 2। ये हमारा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब इधर से e टू द पावर माइनस ax बाई 2, इसको क्या निकाल लो कॉमन, तो ये देखो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास c1x प्लस c2। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो कि मैंने दोबारा लिख दी है यहाँ पे, ये हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप बाद में लिख सकते हो, तो मैंने बाद में लिख दिया। तो ये बन गया c1x प्लस c2 इंटू e टू द पावर माइनस ax बाई 2। ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास सिंगल रियल रूट आ रहा होगा, लैम्डा का सिंगल और रियल रूट होगा, तो हम जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे। फिर जनरल सॉल्यूशन को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम जनरल सॉल्यूशन को इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि ये इस तरह लिखा जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन कि c1x प्लस c2 इंटू e टू द पावर माइनस ax बाई 2। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो है ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार करके रखना है। क्लियर है यहाँ तक।
ओके, तो समरी में बता देता हूँ सारी, कि जब हमने किया क्या, सारी समरी एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कहानी समझ आ जाए। कहानी समझ आ गई तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये हमारी क्या थी, ODE। इस ODE का हमने क्या कहा कि सोल्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ODE के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। ये चूंकि हमारे पास सॉल्यूशन था, ये नॉन जीरो है, तो क्या होगा, ये हमारे पास जीरो हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या है, जीरो। अब ये जो हमारी है इसको हम कहते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलियरी इक्वेशन से हम जो है ना जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम एक जो है ना इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि हमारी ये वाली आ गई। अब इसके 3 केसेस बन जाते हैं। एक केस ये कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, एक केस ये कि ये हमारे पास जीरो है, और तीसरा केस ये कि ये नेगेटिव है। जब हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी लैम्डा की, और जब 2 वैल्यूज हो लैम्डा की, डिफरेंट हो और रियल हो, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इस तरह। और जब सिंगल वैल्यू हो हमारे पास, ये देखो सिंगल वैल्यू हो हमारे पास लैम्डा की, ये देखो लैम्डा की सिंगल वैल्यू हो, तो फिर हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आएगा। इस एक सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम दूसरा सॉल्यूशन इससे निकाल लेंगे, तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ये आ गया। और फिर जब हम जनरल सॉल्यूशन को लेकर चलेंगे तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो यहीं से स्टार्ट ले सकते हैं और चाहें तो यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ से लेकर हम इतने सारे स्टेप्स हर प्रॉब्लम के अंदर, हर न्यूमेरिकल के अंदर बार बार करें, हम क्या कहेंगे कि हमारा ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। कब, जब हमारे पास एक सिंगल रूट आ रहा हो। ओके, यस सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।